अस्सलाम वालेकुम। मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह आपके साथ। सामीन, आप FM 98.6 की आवाज़ सुन रहे हैं और खैरियत से होंगे, अपने सैटरडे को एंजॉय कर रहे होंगे। बाहर आ गई, आपको पता लग जाना चाहिए कि बाहर आ गई, और ये बाहर बड़ी खुशियाँ, बहुत कुछ आपके लिए लेकर आई है। उसे समेटिएगा, उसे संभालिएगा और अपनी यादों में बनाइएगा। कभी मुड़ के देखें तो आपको 2015 की बाहर याद आएगी। सामीन, आज मंजिल का मुसाफिर एक ज़बरदस्त मंजिल के मुसाफिर को लेकर आया है, एक ज़बरदस्त गेस्ट को साथ लेकर आया है। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में मंजिल के मुसाफिर आते हैं, सिर्फ मंजिल के मुसाफिर, वो लोग जिनकी ज़िंदगी में कोई टारगेट है, करना चाहते हैं, कर चुके हैं, अचीवमेंट, पैशन, जज्बा, जुनून उनकी ज़िंदगी में, वो मानते हैं कि इंसान अगर इरादा कर ले तो इंसान कर सकता है। आज हमारे साथ सामीन मंजिल की मुसाफिर हैं अनम राहील। अनम असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन है रॉयल पाम एंड सुपर सिनेमा में। बिलखसूस सिनेमा जब आता है तो फिर तो दिल की धड़कनें बदल जाती हैं। और अनम से मैं गुफ्तगू कर रहा था, एक मज़े की शख्सियत, एक आला शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जिसके साथ बात की जा सकती है, बातों को इंजॉय किया जा सकता है। आपको पहले ही बता दूं, 1 घंटे का पता नहीं लगना आपको। अनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक जी, आपका शुक्रिया, टाइम निकाला। जी, आपका शुक्रिया कि आपने इतने छोटे से टाइम में अपना इतना कीमती वक्त मुझे देने का फैसला किया। मैं हाजिर जनाबे वाला, मैं हाजिर। आप ये बताइए अनम कि माशाल्लाह से असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग कम्युनिकेशन रॉयल में अभी सफ़र की इब्तिदा है माशाल्लाह, बिल्कुल, और अभी एक पूरा सफ़र पड़ा है, एक किनारा है, दूसरा किनारा आना है। इंशाल्लाह बहुत सी मंजिलें आपने तय करनी है। लेकिन ये बताइए, इस मंजिल तक आते जो कहानी आपकी शुरू होती है, कभी वो अनम जो स्कूल जाया करती थी, वो अगर अपनी कहानी शुरू करे आज के दिन तक, तो 5 मिनट में कैसे सुनाएगी? 5 मिनट में सम अप करना भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि स्कूल में जब हमें माई सेल्फ का ऐसे लिखने को कहा जाता था तो आई थिंक वो सबसे इजी चीज़ होती थी, बिकॉज हम उसको एंड कर देते थे आई लव माई कैट वेरी वेरी मच से। और आई थिंक अब माई सेल्फ के ऊपर अगर आप मेरे से 5 मिनट की भी बात करना चाहेंगे तो वो मेरे लिए इनफैक्ट एक्सप्लेन करना मुश्किल है। ट्राई कीजिए। बिल्कुल ठीक है जी, करने लगे हैं। लिटरेचर में मैंने एमफिल किया है और लिटरेचर का मुझे हमेशा से ही शौक था। अच्छा, ये बताना भी बड़ा मुश्किल है कि उसका शौक पैदा कब हुआ। हमारे स्कूल में उर्दू और इंग्लिश, सिर्फ उर्दू और इंग्लिश नहीं थी, उर्दू लैंग्वेज, उर्दू लिटरेचर 2 सब्जेक्ट्स थे और इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर 2 फर्क सब्जेक्ट्स थे। अच्छा जी। तो राइट फ्रॉम क्लास 1 इंग्लिश लिटरेचर एक अलग ही मजमून था जो हमें पढ़ाया जाता था, जिसमें हर चीज़ इंक्लूडेड थी, पोएम्स भी थी और स्टोरीज भी थी। और जब मैंने स्कूलिंग ख़त्म की और मैं किनेड कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, बस तब मुझे पता था कि मैंने लिटरेचर पढ़नी है। और वो आउट ऑफ पैशन थी वो चीज़, कभी घर वालों ने फोर्स नहीं किया, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये मत पढ़ो, तुम इसके बाद क्या करोगी। और उस वक्त ये भी नहीं सोचा कि इसको करके क्या करना है, बस उस वक्त ये पता था कि ये इतने सालों का प्रोग्राम है और मैंने इसमें लिटरेचर को ही परस्यू करना है। अच्छा जी। हमारा बैचलर्स भी सिंस 4 years का था, BA ऑनर्स था, उसमें भी मेरा मेजर इंग्लिश लिटरेचर ही रहा। और उसके बाद एमफिल भी इसी में किया ताकि डिग्री को अच्छे तरीके से ज़ाहिर कंक्लूड किया जाए। और मेरे ख्याल में अगर मैं एमफिल ना करती तो शायद मैं रिग्रेट करती, बिकॉज उसने हम लोगों की तमाम चीज़ों को इस तरीके से पॉलिश किया और हमें उन चीज़ों के बारे में भी सिखाया जिनको शायद हम पहले बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ अ यंगर एज निगलेक्ट कर जाते थे। सही जी। और सिंस आई थिंक आप भी बहुत महारत हासिल आपने भी की हुई है और आप भी बड़े माहिर हैं इन तमाम सब्जेक्ट्स के और हर चीज़ के, इनफैक्ट आप तो पढ़ाते भी हैं, तो आपको पता होगा कि जब एक चीज़ आपके अंदर से आपके सोल के साथ कनेक्ट करे तो उसकी सिग्निफिकेंस और हो जाती है। नो डाउट अबाउट इट जी, बहुत ज़बरदस्त। अनम, ये बताइए, आपने अभी बात की कि आपकी सलाहियतें निखारने में आप क्या समझती हैं कि हमारी तालीम, हमारी डिग्री हमें पॉलिश करती है, या अब बड़े लोग मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे, मुझे भी मिलते हैं, जिन्होंने रट्टे लगाए हैं, डिग्री हैं, अंदर कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं खाली है। क्यों? बिल्कुल, ये वजह ये कि सिर्फ डिग्री नहीं होती, डिग्री बराए नाम अचीव कर लेना या ले लेना या हासिल कर लेना का मकसद कोई नहीं है। जो चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर वो आपको एक बेहतर इंसान नहीं बना रही तो उस पढ़ाई का भी कोई फायदा नहीं। अगर वो पढ़ने के बाद आप सोसाइटी में एज ए ह्यूमन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, बिल्कुल सही, तो आपकी चाहे एजुकेशन टेक्निकल है, चाहे मेडिकल है या कुछ भी है, उस चीज़ का भी कोई फायदा नहीं। बात सही है, बिल्कुल सही। अनम, ये बताइए आपके प्लान्स क्या हैं
आखिर माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त उठान, पैशन वाली आपने स्टडी स्टार्ट की, लिटरेचर पढ़ा, चीज़ें देखी। अभी लिटरेचर पे बात करूंगा वैसे मैं याद इतनी चीज़ें पढ़ के आप क्या बनना चाहती हैं? ये भी बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि जो लोग मेडिकल कर रहे होते हैं उन्हें पता होता है उनकी स्पेशलाइजेशन किस एरिया में और उन्होंने क्या बनना है। मुझे काफ़ी लोग ये कहते थे कि तुमने टीचर बनना है जो तुमने एमफिल कर लिया है, बट आई ऑलवेज सेड कि टीचर बनना एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट आप लोग दे रहे हैं, ये मत दें, बिकॉज हो सकता है मैं अभी टीचर नहीं बन रही, हाँ मे बी इन द नेक्स्ट 10 to 15 years शायद मैं बन जाऊं, बट अभी मैं अपने आप को उन स्किल्स को और अपनी उन साइड्स को एक्सप्लोर करना चाह रही हूँ जिनमें मुझे इंटरेस्ट है, ताकि मैं पहले उस चीज़ के ऊपर ग्रिप हासिल कर लूँ। अगर कम्युनिकेशन मुझे लगता है मेरी स्ट्रेंथ है जो मैं कर सकती हूँ तो मैं उस तरफ जाऊंगी। अगर मुझे पता है कि पीपल्स पर्सन हूँ, PR पर्सन हूँ, लोगों से मिलना जुलना, नए लोगों से मिल के बात करना या आपको कितनी नई चीज़ों का पता लगता है, वो मेरी स्ट्रेंथ है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो मैं उस चीज़ को भी पहले पॉलिश करना चाहूँगी, इंस्टेड ऑफ कि मैं आपको अभी बता दूं कि मैंने ये बनना है। और मुझे वैसे बड़ी खुशी है माशाल्लाह, आप यंग एज में कह रहे हैं कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ का पता है। बड़े लोग ऐसे उनको अपनी स्ट्रेंथ का नहीं पता होता, ऐसा है ना जी। और ये बड़ा नेचुरल है, बड़ा नेचुरल है, बड़ा प्रॉब्लम है। वो एक छोटा सा ना वो बना हुआ है, कहानी सी बनी हुई है ना, कि जिसमें एक बाबा सारी जिंदगी डब्बे पे बैठ के मांगता रहता है, आखिर में ठटर के मर जाता है। उसी डब्बे में खजाना होता है, कोई देखता ही नहीं है कि वो मांग मांग के मर गया, अपने टैलेंट को उसने देखा ही नहीं है। अनम, आप एक अनम को एड्रेस कर रही हो जिसका नाम अनम है। हाँ जी। आप उसे क्या नसीहत करोगी? क्योंकि मुझे मैसेज आया ना अनम का, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे लोग डायरेक्ट मैसेज करते हैं। अच्छा। तो वो कह रही है दोनों का नाम अनम है, एक अनम रेडियो पे, एक अनम घर में बैठी हुई है। अनम मुझे क्या नसीहत करेगी? नसीहत ये करूंगी कि कभी भी अपने अंदर छुपी हुई किसी भी खूबी को मत छुपाओ। हाँ। लोगों के लिए मत छुपाओ, अपने लिए मत छुपाओ। सही। उस चीज को एक्सप्लोर करो। हाँ। हो सकता है जो चीज लोगों को अभी बुरी लग रही है वो बाद में सही लगे, या हो सकता है आपको ये लगे कि वो चीज कोई वैल्यू नहीं रखती, लेकिन अगर अपनी जिंदगी से हम पैशन को निकाल देंगे तो फिर वो जिंदगी किसी काम की नहीं है। सुन लिया अनम आपने कि आपके लिए स्पेशली अनम ने ये जुमले कहे और बड़े जबरदस्त जुमले कहे। अनम का फेवरेट, अनम राहील का ही फेवरेट गाना सुनते हैं। हमने सिलेक्शन कर ली है। सामिन आप जितने गाने सुनेंगे ना, बैग सामिन मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह के साथ, और आप आज सुन रहे हैं अनम को। अनम बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रही है। अनम माशाल्लाह, अनम की गुफ्तगू से ना सिर्फ आप महसूस हो रहे हैं, मैं भी बड़ा कुछ सीख रहा हूँ। ऑफ रिकॉर्ड हमें बात कर रहे थे, किताबी बातें नहीं, प्रैक्टिकल बातें। आपको भी महसूस हो रहा होगा, लग रहा होगा प्रैक्टिकल बातें। सामिन, बात को आगे बढ़ाते हैं। अनम आपसे सवाल ये करेंगे, लिटरेचर आपने पढ़ा, बहुत से लोग लिटरेचर के रट्टे लगा के पेपर देते हैं हमारे मुल्क में, आपको पता है। BA करने वाले बहुत से लोग लेयर को रट्टा लगाते हैं, ओल्ड मैडन को रट्टा लगाते हैं। कख नहीं पता जॉन मिल्टन का, कख नहीं पता चौसर का, कख नहीं पता शेक्सपियर का। आपका फेवरेट कौन है इसमें? अच्छा जी, 2-3 बातें। पहली तो ये कि लिटरेचर को रट्टा लगाया नहीं जा सकता, सबसे बड़ी बात ये। अलमिया, सबसे बड़ा अलमिया लिटरेचर। यहाँ पर माजरत, कता कलामी की माफी, एक लतीफा शेर जल्दी से करूंगा। हमारे एक सिस्टम में लड़के ने सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया ग्रेजुएशन में। ये 2 साल पहले का वाकया है। तंदूर पे रोटियां लगा के 150 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। लिटरेचर में एडमिशन लिया, उधर से मर के पास हुआ। वजह क्या है कि ग्रेजुएशन में रट्टे लगा के हो जाता था शायद। हाँ, लेकिन लिटरेचर, आप सही कह रहे हो, रट्टों से होता नहीं, हो नहीं सकता। अगर आपकी क्लास की स्ट्रेंथ, हमेशा जब भी हम पढ़ते रहे हैं, हमारी क्लास की स्ट्रेंथ जब भी 30, 35, इवन 20-25 भी होती थी, तो कोई भी चीज, किसी भी नॉवल में, किसी भी पोइट्री में, कोई एक लफ्ज, कोई लाइन, जब उसका मीनिंग पूछा जाता था या उसकी इंटरप्रिटेशन पूछी जाती थी, तो 20 या 30 फर्क व्यूज आते थे। और उसकी खूबसूरती ही ये है, लिटरेचर की खूबसूरती ये है कि आप हर एंगल से उस चीज के एक फर्क व्यू दे सकते हो, उसको फर्क तरीके से समझ सकते हो। और जब आपके पांचों के पांचों सेंसेस उस चीज को समझ भी रहे हैं और फील भी कर रहे हैं, तो उस वक्त उसका मीनिंग पूरा होता है। क्या बात, मेरे ख्याल में ये बड़ा खूबसूरत, वैसे आपने पूरा लिटरेचर सिखा दिया हमें, है ना। अच्छा, साथ ही साथ देखो, मेरा ख्याल है कि जितनी अच्छी इमेजिनेटिव जो पावर है लिटरेचर वाले की होती है, दूसरे की नहीं होती शायद। बिल्कुल बिल्कुल, एक स्ट्रेंथ है ना जी आपकी। जैसे हम कहते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं वो ज्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, उनकी ड्राइंग्स या वो बादलों में भी शेप्स देख रहे होते हैं। क्या बात है। और एज वी ग्रो ओल्ड,
हम में से वो क्रिएटिव पावर खत्म हो जाती है। सही बात है। क्योंकि हम शायद अपने आप को सोसाइटी के उस बड़े ही ब्लैक एंड वाइट से मोल्ड के अंदर ढाल लेते हैं कि जी बारिश जो है वो बाहर नहीं निकलना क्योंकि ठंड लग जाएगी, या हम थोड़ी देर भी आसमान को भी गौर से नहीं देखते। बिल्कुल सही बात है। बिकॉज अगर हम शायद देखें तो हम फर्क तरह से सोचने लग जाएं, हमें एहसास होने लग जाए कि हमारे से भी कोई बहुत बड़ी चीज मौजूद है जिसका हम एक छोटा सा पार्ट है। बहुत आला, बहुत आला। अनम, फेवरेट कौन है आपका राइटर? फेवरेट मैं किसी एक का नहीं कहूंगी। ड्रामा में आई थिंक शेक्सपियर को तो खैर हमने हमेशा ही पढ़ा है और हमेशा उसको एडमायर भी किया है। सही। उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी लिटरेचर में ऑथर्स हैं, नॉवेलिस्ट हैं या प्ले राइट्स हैं, वो सब यूनिवर्सल हैं। हम ये नहीं कह सकते। एक अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन राइटर है, खातून, बेसी हेड उसका नाम है। हमने उसकी शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी और मैंने उस पे थीसिस भी किया बैचलर्स में। ठीक है। उसकी स्टोरीज ऐसी थी कि कोई भी फीमेल उनको पढ़ के ऐसा नहीं होता था कि मूव ना हो। उसकी इतनी ही पावरफुल स्टोरीज थी। वो लेटेस्ट है कोई या पुरानी है? नहीं है, वो पहले की, बट कोर्स पे डिपेंड करता है कि आपको कब कौन सा कोर्स पढ़ा रहे हैं। तो हमें एमफिल में मौका मिला चाइनीज लिटरेचर पढ़ने का। और वो ट्रांसलेशन थी एक नॉवेल की, द सोल माउंटेन। अच्छा जी। और वो बहुत मोटी बुक थी, उसकी किताब अवेलेबल नहीं थी, वो किसी एक के पास मटेरियल था जिससे हमने इनफैक्ट फोटोकॉपी कराई। इट वाज अ वेरी थिक बुक, लेकिन उसका सारा जो कॉन्टेक्स्ट था वो ऐसा था कि हर चैप्टर हमारे लिए इतना एक्साइटिंग होता था कि हम उसके अल्फाजों से ही महजूज होते रहते थे और ऐसे लगता था कि वो नेवर एंडिंग है वो चीज। पोएट्री में छेड़ रहा हूं मैं आपको। नहीं, पोएट्स भी बहुत से हैं। अगेन मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगी बिकॉज पोएट्री में लेट्स सी, फेवरेट अब आपने कह दिया है तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। चलें जर्नली आसान कर देते ना आपके लिए। जर्नली मेरा ख्याल है आप स्पेसिफिक्स ना ही पूछे। अच्छा जी। माइंड देखें शेक्सपियर ने कितना माइंड किया कितना कुछ हुआ 250-300 साल पहले। अच्छा ये बताइए कि आप जो लिटरेचर का एक पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट, क्रिटिक्स का, तनकीद, और आप समझती होना चाहिए। आई थिंक वो तो अभी तक रहती दुनिया तक रहेगा और वो पार्ट जरूरी इसलिए है कि जो चीज लिख दी जाती है वो पत्थर पे लकीर नहीं है। सही है। और इंसान जैसे जैसे इवॉल्व करता है उसकी सोच भी इवॉल्व करती है। सही है। हर स्टूडेंट का उस चीज को देखने का नजरिया और है। सही जी। और शायद मेरा इस एज में और होगा, शायद मेरे से किसी छोटे बच्चे का और होगा। सही जी। तो उस चीज के ऊपर जब भी तनकीद की जाती है, चाहे वो उससे ज्यादा पढ़ा लिखा शख्स कर रहा है, आई थिंक उस चीज से वैल्यू ऐड होती है मजीद, क्योंकि उसकी एक डिफरेंट डायमेंशन आपके सामने आती है जो आपने शायद नहीं अंडरस्टैंड की हो। बिल्कुल सही। आप ये बताइए कोई ऐसी किताब लिटरेचर में जो आपने एक नशिस्त या बहुत जल्दी खत्म की हो? बंदा कहते रिकॉर्ड बना दीजिए, मैंने देखो शुरू की खत्म कर दी। असल बात होती है कि जो आप चीज पढ़ रहे हो या तो आप उसको एंजॉय करके पढ़ रहे हो या फिर आप उसको अपने कोर्स में पढ़ रहे हो। ठीक है। ये दोनों चीजें बड़ी फर्क है। बहुत फर्क है। जब आप कोर्स में पढ़ रहे होते हैं तो आपके पास कम टाइम होता है उसको एंजॉय करने का, जिसको हम प्लेजर रीडिंग कहते हैं। जी। हम लोगों की एमफिल में आके वो प्लेजर रीडिंग खत्म हो गई थी। क्योंकि कोर्सेज काफी थे और हमने तकरीबन हर चीज को पढ़ना भी था और वाइंड अप भी करना था। बिल्कुल सही। तो उसमें हमें आदत हो गई थी तेजी से उस चीज को खत्म कर लेने की। सही जी। लेकिन मैं अभी भी मिस करती हूँ कि कोई ऐसी बुक हो जिसको मैं आराम से लेके बैठूं और शुरू से एंड तक मैं आराम से अपने टाइम से पढूं। क्या बात है, वैसे बहुत जबरदस्त। आप फिर मैं उस पर वापस जाना चाहूंगा। लोकल लिटरेचर पढ़ा आपने? हाँ जी, मंटो एक ऐसा नाम है जो मैं जब भी सोचती हूँ तो वो मेरे ज़हन से जाता नहीं है। क्या बात शायद एक ये भी बात है कि उसको उसके ज़माने में बैन कर दिया गया, मना कर दिया गया कि जी ना पढ़ा जाए और ना लिखा जाए। सही जी। ऐसे बहुत से राइटर्स हैं जिनके ऊपर बहुत इल्जामात भी लगे, किसी को जेल भी हो गई, बहुत कुछ हुआ ऐसा। सही जी। लेकिन आप ये देखें कि उसने जो कुछ भी लिखा, चाहे वो हमारी सोसाइटी के ऐसे कोने खुदरों या ऐसे लोगों के बारे में था जिनको हमारी सोसाइटी कबूल नहीं करती या शन करती है, ऐसा है। वो उन लोगों की हकीकत थी। ऐसा है। जो शायद उतनी बुरी नहीं है जितनी वो सच्ची है। क्योंकि हमने अपने जहन में एक नक्शा बना लिया है कि ये इंसान या ये खातून ऐसी है इसलिए ये खराब है। और हो सकता है वो वैसी ना हो, क्योंकि हमें उसका
कुछ भी नहीं पता, उसके बारे में कुछ नहीं पता, उसकी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। ये बात सही है। मंटो के अलावा किसी को पढ़ा? हम लोगों ने इकबाल को भी पढ़ा था। अच्छा, वाह। गालिब को भी पढ़ा था। और तकरीबन उर्दू में जितने स्टोरी राइटर्स हैं उन सब की ही स्टोरीज आई थिंक सिंस स्कूल ही पढ़ाई जाती थी। बहुत आला। इसलिए नहीं, आप बहुत लकी हैं। मैं समझता हूँ कि एक जो तालिब इल्म वाला ज़माना वो गुजार के आप प्रोफेशनल हुई हैं और अपनी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ ना, दुख होता है, बच्चों को इशफाक अहमद का नहीं पता। हाँ जी, बच्चों को बानो आपा का नहीं पता, बच्चों को मंटो का नहीं पता, अलमिया क्या है, उनको लिटरेचर की तरफ को लेकर ही नहीं गया। और हमारा कल्चर है ये, इन द सेंस कि ये आई थिंक लिटरेचर जो है इट्स नॉट ओनली अ सब्जेक्ट, बल्कि वो कौम बच जाती है जिसका कल्चर इंटैक्ट रहे। बात सही है। फॉर अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट ऐसी बहुत सी कौमें और ऐसे बहुत से मुल्क हैं जो जिस तरह से भी बने हैं, अपनी डिफरेंट आइडियोलॉजीज पे बने हैं, लेकिन जिस जगह का कल्चर नहीं होता, वो जगह सरवाइव नहीं कर सकती। ये चीज, और वो बड़ी रफ हो जाती है। क्या बात है, माइंड्स भी रफ हो जाते हैं। सही कह रही हो। हमें ब्रिटिश ने रूल किया, हमेशा किया, लेकिन आप देखें उनका जो कल्चर था या उनका जो एटिकेट था, हर जो चीज थी जो उन्होंने सिखाई, या जो इवन आपके नॉवेल्स में है, ब्रॉन्टे सिस्टर्स के नॉवेल्स में है, हर चीज, विक्टोरियन एरा, एलिज़ाबेथन एरा, हम लोगों ने आज तक हमारे गार्ड्स जो हैं वो सैल्यूट करते हैं या यूनिफॉर्म पहनते हैं, या हमारे जो टेबल मैनर्स हैं वो सारे आए ही ब्रिटिश से। बिल्कुल ऐसा है। तो एटलीस्ट हमें उस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए जो अच्छी है। ये बात बिल्कुल ठीक है। सामिन, आप हमारे साथ हैं और मैंने वादा किया था पहले भी कि जितने गाने होंगे अनम की पसंद के होंगे। अगेन जो गाना हम आपको सुनवाने लगे वो अनम की पसंद का है। एक गाना सुनिए और साथ रहिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे सिनेमा के हवाले से और साथ ही साथ जो है वो आर्ट एंड कल्चर के हवाले से, लेकिन आपका साथ। जी सामिन, मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह के साथ और आवाज़ FM 98.6 की, और हमारे साथ मंजिल की मुसाफिर अनम है। अनम जोनसी हैं जी, वो उन्होंने बताया, हमें शुरू में हमने भी आपको बताया कि वो सिनेमा में माशाल्लाह एक अच्छी सीट पे रॉयल पाम में बिजी हैं। अनम, सिनेमा ही क्यों? क्योंकि आप देखें जी, एंटरटेनमेंट की ऑप्शंस हमारी सिटी में, एटलीस्ट हमारी सिटी का लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल करूंगी, बहुत कम है। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, बाहर खाने चले जाते हैं। ईटिंग आउट का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कॉमन है। हर रोज एक नया रेस्टोरेंट खुल रहा है और लोगों की तादाद और हजूम इतना होता है कि पाँव रखने की जगह नहीं होती वहाँ पे। आप पहले दिन या उस पहले हफ्ते या महीने में भी उस नई जगह को ट्राई नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा जो पब्लिक पार्क्स का कॉन्सेप्ट था, या आपके जॉयलैंड टाइप एरियाज जो थे जहाँ पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज थी, उनकी भी ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो गई हैं। सही जी। तीसरी चीज हमारे पास आती है शॉपिंग। यहाँ तो सारी दुनिया ऐसे लगता है शॉपिंग में ही मसरूफ है। अब गर्मियाँ आएंगी तो लॉन फीवर फिर शुरू हो जाएगा। सारी खवातीन जो हैं और सब डिजाइनर्स जो हैं, बिल्कुल उनके अभी से उनकी एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग शुरू हो गई है और उनका स्टॉक भी लॉन्च हो गया। क्या बात है। आपने आफरी आफरी सुनवाना ना हमें अभी? जी जी बिल्कुल। और बड़ा जबरदस्त ऐड में चल रहा है। लॉन का शुक्र है जिक्र नहीं है। उसमें जो है वो गुल अहमद का ऐड चल रहा है आफरी आफरी गाने के साथ। क्या बात है यार, जबरदस्त। मैं एक दफा उनकी इंस्पिरेशन बस फिर यहाँ तो खान साहब का म्यूजिक याद कर रहे थे ना अभी सारा जुबैर को, हम लाइव भी कहते हैं। सारा के साथ मैं प्रोग्राम कर रहा था, मुझे लेडीज सूट्स का और चीजों का बड़ा पता था। कहती आपको बहुत पता है माशाल्लाह। ये भी आपका हिडन टैलेंट हिडन टैलेंट है जी मेरा। अच्छा, ये बताइए कि आप सिनेमा को क्या समझती हैं कि पाकिस्तान का सिनेमा, ये सिनेमा इंडस्ट्री रोल प्ले कर रहा है? आई थिंक इसने रोल प्ले करना शुरू कर दिया है। अच्छा जी। डेवलपिंग कंट्री का जैसे हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह ये भी एक हमारी डेवलपिंग और नर्चरिंग इंडस्ट्री है। ये आहिस्ता आहिस्ता नर्चर हो रही है। इट्स कमिंग बैक टू लाइफ। सही हो गया। जिस तरह अच्छी मूवीज आती जाती हैं और हमारी सिनेमा स्क्रीन की जीनत बनती हैं, उसी तरह ऑडियंस अट्रैक्ट होती है। जब आप फिल्में, अच्छी फिल्में दिखानी छोड़ देंगे तो लोग आना बंद कर देंगे और उनके पास और कोई चौथी ऑप्शन नहीं रहेगी कि वो क्या करें। एंटरटेनमेंट का ये जो पार्ट है सिनेमा वाला, इट्स लाइक अ विंडो। हमें हमारी एक प्रोफेसर ने कहा था कि जी पहले जमाने में जब प्लेज हुआ करते थे थिएटर्स के अंदर, तो लोग 3-3, 4-4 घंटे खड़े होके एक ही प्ले को 10वीं बार भी देखा करते थे, उतने ही शौक से। क्या बात है। और अब वो सारा कुछ प्ले तो होते हैं, बट अगर फर्ज करें कम है या नहीं हो रहे, अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो वो एक बीइंग एन ऑडियंस या बीइंग अ स्पेक्टेटर एक सिमिलर विंडो है। सही बात है। वही कैमरे का मकसद है कि आपको अगर किसी बंदे का साइड पोज दिखाया जा रहा है या कोई टेबल और दराज दिखाई जा रही है तो वो क्यों दिखाई जा रही है, वो सिंबॉलिक है या वो एक
मेटाफोरिकली वो चीज़ इस्तेमाल हो रही है, तो उसकी सिग्निफिकेंस उतनी ही है। बिल्कुल सही। और अगर फैमिलीज इकट्ठी आ रही हैं या मियाँ बीवी आ रहे हैं या सिर्फ बच्चे आ रहे हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, ग्रुप्स आ रहे हैं लोगों के, तो मेरे ख्याल में वो अपनी पूरी रूटीन में से अगर 3 घंटों को एंजॉय कर लेते हैं, जिसमें वो हंस भी रहे हैं या अगर वो रो भी रहे हैं मूवी देख के, तो वो सारा एक तो कथारसिस है और आपके रिलेशनशिप्स जो हैं उनको रिवाइव कर रहे हैं दोबारा से। नो डाउट अबाउट इट, बहुत आला। अनम ये बताइए आपकी फेवरेट मूवी। बड़ा मुश्किल सवाल है, आप मेरे से मुश्किल सवाल बड़े कर रहे हैं आज। इसको आसान बना लेते हैं। लेटेस्ट फेवरेट मूवी में लेटेस्ट में आई थिंक मेलेफिसेंट थी। अच्छा जी। जो डिज्नी की प्रोडक्शन थी और हमने सारा बचपन जो स्लीपिंग ब्यूटी की स्टोरी पढ़ी है और उसमें जो विच होती है मेलेफिसेंट, वो हमेशा से बड़ी विकेड और ईवल थी। सही बात है। और इस दफा जब मेलेफिसेंट की मूवी आई, उसमें एंजेलिना जोली थी, उस मूवी को देख के सब ने यही कहा कि जी जो फेरी टेल पुरानी थी वो बिल्कुल उलट होके रह गई है, क्योंकि वो जो विच है वो ईवल और विकेड किसी रीजन से है। अच्छा 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 अच्छा। वो क्यों ईवल बनी उसके पीछे एक वजह है, उसका दिल कितना दुखा हुआ था या वो कितनी हर्ट थी जिसने उसको मजबूर कर दिया विच बनने के लिए, करख्त होने के लिए या सेल्फिश होने के लिए, और असल में वो नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। क्या बात। तो आई थिंक उसमें भी एक मैसेज था बिल्कुल मूवी में। बहुत जबरदस्त। इंडियन मूवीज वैसे तो काफी ज्यादा आती हैं और लोग बहुत शौक से देखने भी जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इंडियन मूवीज मुझे बहुत कम अच्छी लगती हैं। अच्छा, बिकॉज एक तो उनका टाइम स्पैन बहुत लंबा होता है, जैसे ही वो 3 घंटे की होती है ना, तो उसको जो बर्दाश्त करने का फैक्टर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। वो मेरे अंदर जरा कम होना शुरू होता है। बट लास्ट खूबसूरत देखी थी, जो आई थिंक एक फन वॉच थी, क्योंकि उसमें एक तो फवाद खान भी थे, जाहिर है हमारी पाकिस्तानी लीड थी जिसको बहुत एडमायर किया गया है और लोगों ने बहुत पसंद भी किया। और जिस मूवी का मूड थोड़ा लाइट हार्टेड होता है या ह्यूमरस होता है, उसको आप जरा शौक से देखते हो, बिकॉज आप थोड़ी देर के लिए सारी परेशानियां भूल जाते हो। बिल्कुल सही बात। सिनेमा की तरफ आप हैं, मूवीज आप देखती हैं और फेवरेट्स भी आपके हमने पूछ लिए। क्या कल को कोई प्लान है मूवी बनाने का? मूवी बनाने का अब देखें, मैं इतनी अभी प्रोफेशनली या टेक्निकली इक्विप्ड तो नहीं हूँ कि मैं मूवी बनाऊं, बट ये कि अगर मूवी बन रही हो मेरे गिरदो नवा में या मेरे नज़दीक, तो उसमें डायरेक्टली नहीं भी तो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का शौक मुझे जरूर है, बिकॉज उसकी जो मेकिंग का प्रोसेस है वो भी बड़ा डिफिकल्ट है, इस सेंस में कि आप जो ऑन स्क्रीन देख रहे होते हो, जो लोग असल में उस काम को कर रहे होते हैं या जो आपकी डायलॉग डिलीवरी है, जो एक्टिंग है, वो कहने में आसान है, बट उस कैमरा के आगे आके उस इमोशन को अपने अंदर लेके आना भी एक बात है और ये भी एक फन है। बात सही। रॉयल पाम में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? मैं रॉयल पाम के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होती हूँ और हमारा डिपार्टमेंट मतलब काफ़ी बड़ा है, अच्छा इन द सेंस कि उसमें काफ़ी लोगों की पार्टिसिपेशन है। और जाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब डिवाइड हो जाती हैं और टीम वर्क के साथ काम होता है तो वो बेहतर हो जाता है। और माशाल्लाह हमारा जो क्लब है उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ एम्प्लॉयज़ की काफ़ी है और वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, जिसकी वजह से हर डिपार्टमेंट अपनी स्ट्रेंथ और स्किल्स को लेके चल रहा है। और जब इस तरह काम कनेक्ट होके सरंजाम किए जाएं तो उसकी जो उसका रिजल्ट है और जो कंक्लूजन है वो बहुत अच्छा निकलता है, बहुत बेहतर आता है। अब ये बताइए कि रॉयल पाम आप क्या देखती हैं कि पहले से कितना इम्प्रूव हुआ है और क्या अपने एम्स और टारगेट्स रखता है फ्यूचर के लिए? आई थिंक फ्यूचर के लिए ग्रोथ की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जो जगह इसने अपनी बना ली है लोगों के जहनों में और दिलों में, और जो बहुत अरसे से इस जगह के मेंबर्स हैं, उनके लिए तो ये एक घर की तरह की जगह है। ये एक लाइफस्टाइल है, मैं इसको कंट्री क्लब नहीं कहूँगी, इट्स अ लाइफस्टाइल। जो लोग इसको इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, वो शायद इसको निकालना नहीं चाहते, और जो नए आने वाले हैं वो इक्वली एक्साइटेड हैं। तो इसने अपनी जगह बना ली हुई है खुद। और वाकई जब मौसम अच्छा होता है, मैं इसमें कोई झूठ नहीं बोलूंगी, गर्मियां तो चलो एक अलग रीजन है, बट जब भी मौसम अच्छा हो, या बारिश हो रही है, हवा चल रही है, बादल आए हुए, तो गोल्फ कोर्स देखने वाला होता है। क्या बात है, बहुत आला। आज क्या हो रहा है जी उधर? आज मीका सिंह का कॉन्सर्ट हो रहा है जी। जबरदस्त। और आपकी मेहरबानी जी, आप छोड़ के इधर हमारे पास मौजूद है। वहाँ पे बस मैं, आप ये समझें कि इस डर से निकल आई हूँ कि वरना मैं फंस जाऊंगी वहाँ।
मीका सिंह वैसे लोग बड़े क्रेजी हैं उसके बारे में। बिल्कुल जी, उसके गाने आई थिंक तकरीबन हर बच्चे को भी याद हैं और नो डाउट अबाउट इट, ये ऐसा है, इतनी पॉपुलैरिटी उसकी है सही कि आज हजारों में लोग आ रहे हैं उसको सुनने। क्या बात है। अनम, आप समझती हैं कि म्यूजिक जोन सा है वो बहुत बड़ा मरहम है? म्यूजिक बहुत बड़ा मरहम डेफिनेटली है, लेकिन जिस तरह ये सोल्स को कनेक्ट करता है, हाँ। जैसे मैं आपसे पहले बात कर रही थी कि म्यूजिक की लैंग्वेज जो है वो यूनिवर्सल है, म्यूजिक की कोई ज़बान नहीं होती। अगर आपको वो ज़बान समझ नहीं भी आ रही तो कुछ ऐसा है जो वो आप में जगा रहा है, बिल्कुल सही, जिसकी वजह से आप शायद उसकी धुन पे हिल भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं, या शायद रो भी रहे हैं। ऐसा है, हम लोगों ने सुना और कुछ ने वाकई अपने आंखों देखा हाल भी बताया कि नुसरत फतेह अली खान साहब का गाना जब बाहर के इवन क्लब्स में प्ले होता था तो अवाम दीवानी हो जाती थी। क्या बात है, लोग पागल हो जाते थे। बहुत आला। नुसरत साहब तो कमाल है ना जी। वैसे मैं समझता हूँ, मेरा हाल सुनना ले, वैसे हम एक ब्रेक लेते हैं और सामीन आप साथ रहिएगा। इतना एक वेलकम बैक सामीन, मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह के साथ और आवाज़ FM 98.6 की हमारे साथ अनम है। और अनम की जो मसरूफियात है मैंने सारी बताई, एक ज़बरदस्त गुफ्तगू हमने आज की। अनम, ये बताइए, आपका अच्छा खासा वास्ता जो उनसा वो तालीम के साथ और एजुकेशन के साथ साथ एक ज़बरदस्त इदारा किनेट कॉलेज उसके साथ रहा। आप क्या देखती हैं कि हमारी यूथ में कमियाँ काहीं हैं? कौन कौन सी कमी हैं, कौन कौन सी वीकनेसेस हैं जिनको दूर करना चाहिए? कौन से मसाइल को, चैलेंज को ये फेस कर रही? बात यह है कि जी हमारी दुनिया या हमारी सिटी, सोसाइटी, हमारी माशरा इतना ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गया है कि हम असल मॉरल्स और वैल्यूज़ को भूल गए हैं। सही जी। हमें ये भूल गया है कि अगर हम किसी के लिए दरवाज़ा खोलते हैं और उन्हें पहले गुजरने देते हैं तो वो एक एक्ट ऑफ काइंडनेस है जो आपको इंसान बनाता है। हम उस चीज़ को गौर में या फिक्र उसके बारे में हम करते ही नहीं है, क्योंकि हम इस वक्त कैसे हो गए हैं कि जी हमें तो परवाह ही नहीं है, अगला जो मर्जी करे उसकी मर्जी, भाड़ में जाए। ये हमारा एक नेचुरल स्टांस बन गया है जो बहुत बुरा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने वैसे नोटिस की है, हमारी जो न्यू जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम की तरफ चली गई है। अगर बच्चे बदतमीज़ हैं तो वो इतने बदतमीज़ हैं कि उनके माँ बाप भी उनको नहीं रोकते, उनको मना नहीं करते। और आई थिंक इसमें पेरेंट्स का बहुत ज्यादा रोल है, बिकॉज जब आप सही और गलत में फर्क बताना छोड़ देते हैं तो बच्चा उस चीज को समझ ही नहीं सकेगा कभी भी। बात सही है, ऐसा है। एटलीस्ट उसको उस लेवल तक लाएं जहाँ पे वो डिफरेंशिएट कर सके, तमीज, तहजीब, सब ये चीजें जो उनसी। अच्छा, ये बताइए कि किनेट कॉलेज मैं समझता हूँ ग्रूमिंग के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक्टिविटीज, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर बेशुमार चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आप क्या समझती हैं कि किनेट कॉलेज में आप जाके किनेट से स्पेशली आपने क्या सीखा? सबने सीखा, आपको किनेट कॉलेज ने क्या दिया? आई थिंक अगेन तमीज़ और ग्रूमिंग जो थी, उसके लिए मैं बिल्कुल किनेट को क्रेडिट दूंगी। मैंने वहाँ पे 8 साल गुजारे हैं। अच्छा। और हम लोगों ने आज तक कभी गार्ड्स को या जितनी हमारी आया जी थी कभी उन लोगों के साथ बदतमीजी नहीं की, ना ही उन्होंने कभी की। बहुत और एक फिक्र होती थी जो अनसेड थी। हमें किसी टीचर ने, मैं काउंसिल में भी रही, कभी किसी टीचर ने ये नहीं कहा कि ये आपने करना है। हम बगैर कहे वो काम कर दिया करते थे, क्योंकि आप उस जगह में जब इन्वॉल्व होते हैं तो वो आपके घर की तरह होती है। बात सही है। जब सिक्योरिटी का बीच में थोड़ा बहुत इशू आया और रेगुलर ID कार्ड्स की चेकिंग शुरू हो गई थी, तो एक दफ़ा हमारे पास एक गार्ड काउंसिल रूम में आए सुबह और कहने लगे कि जी कुछ बच्चियां बड़ी बदतमीजी करती हैं और ID कार्ड चेक नहीं करवाती। वो कहती हैं कि जी हम आपको क्यों चेक करवाएं। तो मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग फारिग बैठे हुए थे, हमने कहा चलें अंकल हम आपके साथ चलते हैं और शायद वो हमें दिखा दें कार्ड्स, बिकॉज मे बी फीमेल्स खड़ी हुई हैं तो वो ज़रा कंफर्टेबल हो जाए। और वो दिन और उसके बाद पूरा सेमेस्टर हम लोग हर रोज सुबह गेट पे ड्यूटी देते थे बगैर किसी के कहे। क्या बात है। क्योंकि वो काम होना चाहिए था, उन्हीं की सेफ्टी थी, लेकिन वो रियलाइज नहीं कर रहे थे। बिल्कुल सही। वो उस वक्त जो उनकी ईगो थी विच वाज मे बी बिगर देन दैट कॉलेज कि जी हम क्यों दिखाएं ID कार्ड, आप हर रोज हमसे मांगते हैं। तो मेरे ख्याल में वो एक तरह की बदतमीजी थी, क्योंकि जिस बंदे की ड्यूटी लगाई गई है वो अपने शौक से नहीं वहाँ कर रहा, उसकी ड्यूटी है, उसकी रोजी का एक जरिया है। बात सही। तो उस चीज की रिस्पेक्ट करो कम अज कम। बात सही। अच्छा, ये बताइए कि हमारे यहाँ डिग्रीज लेके अब आगे जॉब्स नहीं है उतनी, बड़े इश्यूज हैं,
क्या सजेस्ट करोगे आप? मैं ये सजेस्ट करूँगी कि व्हेनेवर यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब तो कीप ट्राइंग बिकॉज समटाइम्स आपको लग रहा होता है कि फलानी जगह पे दिस इज़ वर्किंग आउट और मे बी यही सब कुछ हो, और वो नहीं होता। वो जो झटका आपको लगता है वो काफी बुरा होता है, अनलेस ऑफ कोर्स वो चीज कंफर्म नहीं होती। इसलिए हमेशा मार्केट को टैप करते रहें, हमेशा ट्राई करते रहें। और अगर आप फारिग बैठे हुए हैं और आपको लग रहा है कि मुझे मेरी मर्जी की जॉब नहीं मिल रही, तो ये सोच के ना बैठे रहें कि जो चीज ऑफर हो रही है वो मर्जी की है या नहीं, बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। बिल्कुल सही। तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लें, बिकॉज समटाइम्स आपकी बेसिक ट्रेनिंग वहीं से होती है जो आपकी पहली जॉब होती है। बिल्कुल सही बात है। कभी ना उम्मीद हुई है? कुछ दफा हुई हूँ, लेकिन उसका कोई ना कोई हल निकल आया है। ठीक हो गया। और वो जिसे कहते हैं ना कि लाइट होती है हर डार्क टनल के एंड पे, बात सही है। या सूरज जो है वो डार्क स्टार के बाद निकलता है। बिल्कुल सही। तो आई थिंक हमेशा उस चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आया है। मे बी बिकॉज मुझे हमेशा से अल्लाह से ये उम्मीद रही है कि वो मुझे ना उम्मीद नहीं करेगा कभी भी। अच्छा ना, बेशुमार हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं, बिलखसूस फीमेल, जो हिजाब अबाया सब कुछ करती हैं। आप क्या समझती हो कि आपके मुताबिक रिलीजन क्या है? क्या इन चीज़ों का नाम है? क्या रिचुअल्स का नाम है? क्या है रिलीजन? एक ऐसा रिलेशनशिप है जो बंदे और रब के दरमियान में है। और मेरे ख्याल में ये सिर्फ मेरा अपना इंडिविजुअल एक ओपिनियन है, मैं किसी की इसमें राय को ना तो हम रद्द कर सकते हैं, हर किसी की जाहिर है अपनी मर्जी होती है और अपना फॉलो करने का तरीका होता है। बट आइटम्स, चीज़ें, मटेरियल, चाहे उसमें आप हिजाब की एग्जांपल ले लें, या आप नेल पॉलिश की एग्जांपल ले लें, या आप टखनों से ऊंची शलवार की एग्जांपल ले लें, या चाहे आप दाढ़ी का कॉन्सेप्ट ही ले लें, ये चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती। बिकॉज रिलीजन जो है इट हैज़ टू बी विद इन यू। अगर आपका कनेक्शन उस खुदा से है जिस पे आपको बिलीफ है, बिल्कुल सही, तो आप नमाज जिस हाल में भी पढ़ रहे हैं, सही बात है, जिस नियत से पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। और हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने इतने बैरियर्स लगा दिए हैं, उसको इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि जो बंदा अपने आप को मुसलमान कहता है वो शायद 10 दफा सोचेगा कि जी क्योंकि अब मैं इस्लाम के दायरे में हूँ, तो ये चीजें मेरे पे बैन है, या ये चीजें मुझे मना है, या अगर मैं ये नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। वंस अगेन, लोग क्या कहेंगे आपकी ड्रीम्स किल कर रही है। वो चीज, वो स्टेटमेंट आपकी ड्रीम्स किल कर रही है। सही बात है। और खुदा तो कहता है दिखावे की नमाज भी ना पढ़ो। मुझे बताएं उस नमाज का क्या फायदा है जिस नमाज को पढ़ के उठ के आपने झूठ बोल दिया, या आपने किसी की बुराई कर दी, या हो सकता है आपने ऐसी करख्त बात कर दी कि अगले का दिल खराब हो गया। बात 100% सही है। लेकिन सामने इतनी ज़बरदस्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं रिलीजन के हवाले से और दिल से बात करने, खुदा के साथ कनेक्टिविटी की, तो एक गाना जोन सा वो हम सुनते हैं जो थोड़ा सा ज़रा हटके गाना है, बड़ा ज़बरदस्त सा गाना है। और आज 4 गाने हो गए हैं, आप देख लें। अनम आई हमने चौथा गाना लगा दिया और चौथे गाने के बाद हम आखिर में जो गुफ्तगू करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट होएगी। इख्तिताम से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज भी है आज आपके लिए, साथ रहिएगा। फिर प्रोग्राम था और ज़बरदस्त से अपने गाने सुने, ज़बरदस्त सा प्रोग्राम। अनम राहील हमारे साथ थी, अनम जोन से सर्व कर रही हैं रॉयल पाम क्लब में। साथ ही में एक कमाल की शख्सियत थी, इतनी ज़बरदस्त आपने गुफ्तगू सुनी, यूथ के हवाले से, म्यूज़िक के हवाले से, सिनेमा के हवाले से, साथ ही साथ में उनकी इंटरेस्ट। अनम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने टाइम निकाला, इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम, 4 चांद लगा दिया आपने। कोई मैसेज देना चाहिए? मैसेज में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि इंसान होना मत भूलें, ऑलवेज ट्राई टू बी ह्यूमन। आई थिंक दैट्स ऑल। बहुत बड़ा मैसेज सामीन, आपने इसको पल्ले बांध लेना। और अगला काम आपने अपनी दुआओं में अनम को भी, मुझे भी याद रखना है, अपना बहुत सा ख्याल भी रखना है, और अपने बाहर के दिन कमाल के दिन बनाएं, हर दिन कमाल का दिन बनाएं, हर मोमेंट कमाल का दिन बनाएं, हर मोमेंट को कमाल बना दें। और एक कहा था, वादा किया था, मैसेज था आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। सामीन, आपके पास जो लोग काम कर रहे हैं उनका ख्याल रखिए, वो आया है, वो गार्ड है। आज अनम ने इतनी खूबसूरत बात की, सच्ची बात है, मैंने सीखा है कि जब वो गार्ड आके कह रहा है कि मैडम बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोग कहते हैं हम कार्ड क्यों दिखाएं, तो अनम अपना
टाइम बना के खड़े होके 6 माह सर्व कर रही है कि नहीं, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए। अगर ये जज्बा जो अनम राहील के पास है, खुदा की कसम अगर पाकिस्तानी कौम के पास आ जाए तो पाकिस्तानी कौम सुपर पावर बन जाएगी। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया।